हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका में है, लेकिन किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत ने उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप कैसे देखते हैं, एक तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो, लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है। तो हमारी लीडरशिप अमेरिका में है, लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई सर। एक तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी यही है जहां से पैसा मिलता है हम उनके साथ अटैच होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। और इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है आपके आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। इस वक्त आपके पूरा सारी दुनिया, हर दुनिया के कैपिटल के अंदर आपकी ये चीजें दोनों डिस्कस हो रही। इन सर्कमस्टांसेस में आपका यहां आना, मेरा बल्कि ये क्वेश्चन होगा, क्या आपको आना चाहिए था? क्या आपका आना जरूरी था यहां? और फिर आपको जब पता था कि यहां मीटिंग्स नहीं होनी, तो फिर उसका क्या मकसद था? जिस तरह मैं बताता हूं, सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं चीमा साहब, ये बच्चे तो नहीं ना इनको यहां आके पता चला कि हमें कोई नहीं मिल रहा है, इन्हें पीछे से ही पता था आने से पहले, क्योंकि मीटिंग्स तो सेट होती है 2-2 3-3 हफ्ते, महीना पहले। अब उसमें सबसे पहले तो अपना होमवर्क होना चाहिए। इस वक्त सिवाय आपके पास एटम बम के कोई चीज है दूसरी ऐसी जो जिसके बेस पे आप किसी को मिल सके? सिर्फ वही एक चीज है और कुछ भी नहीं। अगर देखें आप इतने करप्ट हैं, इतनी करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। और उसमें जिस तरह आपने फरमाया, इन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट करके ये आए हैं यहाँ पे, हम आएंगे तो इस्लामिक उम्मा को हम लीड करेंगे, तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे। इस वक्त वो हालात पाकिस्तान उन सर्कमस्टांसेस में नहीं है। आप सबसे पहले तो अपने आप को जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये हर जगह जाते हैं मांगते हैं, अब जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे? मेरा समय तो हमारे कायद जो थे पिछले, कायदे स्पीड जो है, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा मैं तो फोन करता हूं, अब लोग फोन ही नहीं उठाते। तो जब आपके लोग मुल्कों के सुदूर आपका फोन उठाना नहीं पसंद करते, तो वो आपसे यहां मिलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे जाके, जब वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यूनाइटेड नेशंस में। काकड़ ये रॉक स्टार आदमी है और सारे के सारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काकड़ कोई खास बुरा नहीं है, ये भी सेम है तो पाकिस्तानी। काकड़ ने कोशिश करी मीटिंग करने की कि अमेरिकन के टॉप ब्रास से मेरी मीटिंग हो। भाई अमेरिका आया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये गया वहां पे मिलने के लिए। अमेरिकन ने क्या बोला, इससे हमारे पास टाइम नहीं है, भागो यहां से, भाग गया। फिर गया एर्दोगान से मिलने की, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगन ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। काकड़ जलील हो गया। पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ की जलील और रुसवा हो गई, क्योंकि पाकिस्तानियों को डे 1 से उनकी ऐसी चाबी भरी गई है, हिंदू बुरा है, हिंदुत्व बोल दो, हिंदुओं को गाली दे दो, इंडिया को गाली दे दो, और है बोल दो, सब ठीक है। इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है, ये भी खास पाकिस्तानी कला है। हराम का इनको पच कैसे जाता है। मुल्की दौरों से हालात नहीं ठीक होंगे, मुआशी इस्लाहात से चीजें ठीक होंगी। मकसद ये था कि जब तक आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे, मेरे ख्याल में आपको इन दौरों से इज्तनाब करना चाहिए, खर्चा बचाना चाहिए, और चीदा मुल्कों में एम्बेसियों के अलावा दूसरी एम्बेसियां भी बंद कर दें, क्योंकि सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाना ये ऑनलाइन ही हो सकता है। क्योंकि आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपकी अगर इकोनॉमी नहीं है, तो एम्बेसियों के अंदर इकोनॉमिक मिनिस्टर का क्या काम है, प्रेस अटैशीज का क्या काम है? कौम को खर्चा बचाएं, मुल्की मफाद के साथ उसको फैसले करें, प्रैक्टिकल फैसले करें, इस तरह हल करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको क्या दे सकती है? मैं क्वेश्चन ये आपसे कि अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने रख के इलेक्शन कराते हैं कि जी हमारा बार इमेज ठीक हो जाए, फलां ठीक हो जाए, तो मेरा मकसद उन्होंने हिस्सा डालना है आपने जब बैंकरप्ट होना था। इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रायोरिटीज कुछ और है, और दूसरा जो आपका ट्रैक रैकेट है वो आपको बहुत दूर जा चुका है सबसे। यूक्रेन के बाद ताइवान उनका इशू है, सारे जो एग्स हैं वो तो भारत के उन्होंने पहले ही बास्केट में रख दिए हैं। आपके पास दुनिया को कुछ देने लेने के लिए क्या है जो आपको इतनी दुनिया की फिक्र है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपको अपने कंट्री के लिए डिसीजन लेने चाहिए ना, मुल्की मुफाद में। आपने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का छोड़ दें, वो इंटरनेशनल, यू आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहले अफगानिस्तान था तो एक आपकी रेलिवेंसी थी, पहले कुछ और चीजें थी, अब वो चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब वो चाइना से खुद डायरेक्ट हो चुके हैं, कतर से खुद डायरेक्ट हो चुके हैं, और आपको अब देखा जाता है तो वो आप लाइबिलिटी बन चुके हैं दुनिया के लिए, ओरिजिनली अगर देखा जाए। डॉक्टर साहब एक पॉइंट इसमें ऐड करते जो इस पर भी कमेंट करें। आज मैं देख रहा था श्रीलंका के जो एम्बेसडर है इंडिया में,
वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ना होता तो हम तो खत्म हो चुके, हम डिफॉल्ट हो चुके होते हमारी रिकवरी में। तो तारड़ साहब, इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी लीडरशिप से मुलाकातें नहीं है, और रीजनली ये है कि हमारी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं है, कि श्रीलंका भी इंडिया के गीत गा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, और बांग्लादेश ऑलरेडी अभी उनको, तो हम तो तारड़ साहब कुछ सोचने वाला है सही है, या दिहाड़ियां ला देने पे? कोई नहीं सोच। चीमा साहब एक सेकंड के लिए सोचें, अगर भारत के साथ आप हमें रिलेशनशिप ठीक करते हैं, आज आप G20 में होते, वहां बैठे आप उनके साथ, आप नए प्रोजेक्ट उनके साथ जो चाइना के साथ कर रहे हैं, आप ट्रेन बनाने की, आप भारत के साथ, ईरान के साथ ये सारी चीजें कर रहे होते, अगर स्मार्टनेस इसमें देखते हैं, अब भारत से दवाइयां मंगाएं, भारत से सब्जियां मंगाएं, दालें मंगाएं आप, और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। एक मिनट के लिए आप जरा बंद करके आंखें सोचें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें उनके साथ। इनका दिल नहीं दुखता कि गरीब मुल्क है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी के बारे में तो यह मशहूर है कि एक मीटिंग खत्म करके बोला दूसरा देश कितनी दूर है, 12 घंटे, कह रहे ठीक है मैं 4 घंटे, वैसे भी 4 घंटे सोता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं जहाज में ही सो जाऊंगा। मोदी जी गए जहाज में सो गए, वहीं पर नहाए धोए, हाथ में अपना फ्रेश करा, फ्रेश कुर्ता पजामा पहना, नमस्कार मित्रों, घुस गए दूसरे देश में, वहां पर काम करके, कोई फालतू खर्चा नहीं, कुछ ड्रामा नहीं, हिंदुत्व है, बीजेपी है, बस है करके 76 साल निकाल दिए, अगले 76 भी निकाल देंगे टूटे फूटे पाकिस्तान में ये लोग। तो ये बहुत एक बड़ा फायदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का, आपको काम नहीं करना पड़ता। अब मोदी जी गए 3 दिन के लिए, 2 या 2.5 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए यूएस में थे, वो ड्रोन की भी डील साइन करके आए, वो सेमीकंडक्टर का भी काम करके आए, ठीक है, वो एलॉन मस्क से मीटिंग करके भी आए, उससे भी वादा लेकर आए कि तुम अरबों डॉलर की फैक्ट्री यहां पे लगाओगे। मोदी जी 3 दिन के अंदर इतना काम करके आए, इतना काम करके आए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगले 10 साल तक उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको 10 साल तक फील होंगे। वो 3 दिन के अंदर, वो जहां पे भी जाते हैं ऐसे ही काम करके आते हैं। और फिर आपको जब पता था कि यहां मीटिंग्स नहीं होनी, तो इस हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। यह बैठक G20 शिखर सम्मेलन के बाद हुई है। इस के दौरान एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इसे तुर्की की विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का उन्होंने समर्थन किया। एर्दोगन ने कहा कि यूएनएससी में भारत जैसे देश पर हमें गर्व होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही एक दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया। एर्दोगन ने कहा कि यूएनएससी में एक रोटेशन होना चाहिए ताकि सभी देश वहां पहुंच सके। इसके बावजूद एर्दोगन के इस समर्थन को तुर्की की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G20 शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता भी की। एक साल में दोनों पक्षों के बीच यह दूसरी व्यक्तिगत मुलाकात है। उनकी आखिरी मुलाकात SCO समरकंद शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी। एर्दोगन ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने मोरक्को भूकंप पर अपनी संवेदना व्यक्त की। एर्दोगन के मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 तस्वीरें ट्वीट कर बैठक की जानकारी दी। ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की। हमने भारत और तुर्की के बीच सीमेंट व्यापार बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बात की। एर्दोगन को पाकिस्तान समर्थन नेता माना जाता है। उनके नेतृत्व वाली तुर्की की सरकार भी सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करती है। खुद एर्दोगन कई बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को उठा चुका है। हालांकि हर बार भारत ने करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी है। ऐसे में एर्दोगन का यूएनएससी में भारत की सदस्यता का समर्थन करना तुर्की की विदेश नीति में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इससे न केवल भारत और तुर्की के संबंध में मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान से तुर्की का मोह भंग भी माना जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बावजूद उसे तुर्की से युद्धपोत और पनडुब्बियां मिल रही है। लेकिन तुर्की के ताज़ा बयान और भारत के साथ बढ़ती नज़दीकियों को पाकिस्तान के लिए खतरा माना जा रहा है।
पाकिस्तान पहले से ही तुर्की पूरी दुनिया में अलगाव का सामना कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के बाद पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, जो कभी उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर हुआ करता था। ऐसे में अगर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ छोड़ भी दिया तो उसके पास दोस्त के नाम पर सिर्फ चीन ही